हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ठीक है, जैसा आपसे मैंने कहा था कि ऐसे 400 की सीरीज़ के साथ स्टार्ट करने वाले हम। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ अपना। दिस इज़ विनय एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल एट माई ब्रांड न्यू चैनल दैट इज़ ऑडिट के जॉब। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो SA 402 सबसे पहले रहेगा अपना। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, SA 402 ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जिसके नाम में ही सबसे पहले आ रहा है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, वो एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी यूज़र एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यूज़र एंटिटी का मतलब क्या है, जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे रिलायंस। ठीक है, हम रिलायंस का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो रिलायंस का एक पार्ट है जियो। ठीक है, रिलायंस ग्रुप का ही पार्ट है जियो। तो जियो, सपोज करके चलते हैं कि जियो ने अपनी कुछ सर्विसेज जो है ना आगे आउटसोर्स कर रखी है किसी BPO को। ठीक है, तो BPO क्या कर रहा है, कॉलिंग सर्विसेज दे रहा है वहाँ से। तो अब जब ऑडिटर जो है वो ऑडिट करने जा रहा है जियो का, तो उसको कुछ ना कुछ कंट्रोल्स वगैरह कैसे कैसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोसेस हो रही है BPO में, वो सब कुछ भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए SA 402 हमारा फोर्स में आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा नॉर्मल हो गया कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब अपन आते हैं सबसे पहले स्कोप में। ठीक है, स्कोप में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें से थर्ड पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट आपको सिर्फ MCQ पर्पज़ के लिए याद रखना है इसमें। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात लिखी है क्या, कि बहुत सारी एंटिटीज़ जो है वो अपनी आउटसोर्स करती है अपने एस्पेक्ट्स को आगे। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक टास्क दे दिया आगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर कुछ अपने फंक्शंस ट्रांसफर कर दिए सामने वाली पार्टी को। इसमें आपको MCQ के लिए क्या याद रखना है, सिंपल सा टैक्स कंप्लायंस फंक्शन। अगर कुछ भी आपके पास MCQ आता है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि हमारा SA 402 जिसके साथ हमारा मेनली डील करता है, तो आपको क्या लिखना है उसमें, टैक्स कंप्लायंस फंक्शन। आपको लिखना है MCQ बेस में एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट थोड़ा सा हमारा थर्ड पॉइंट का बेस बनाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो इसमें सिंपल सी बात लिखिए क्या, कि मैनी ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन आर इंटीग्रल टू एन एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशंस, हाउएवर नॉट ऑल दो सर्विसेज आर रेलिवेंट टू ऑडिट। बिल्कुल पॉइंट सिंपल है पढ़ने में। क्या मतलब है इसका, कि अब क्या होता है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कई सारी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी किसको, यूज़र एंटिटी को। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो रेलिवेंट टू ऑडिट हैं, ऐसा नहीं है। बट अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो रेलिवेंट टू ऑडिट मानी जाएगी। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है रट्टाफिकेशन, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आएंगे। और मेरा जो बेसिक पर्पस है ना SA 402 को सबसे पहले स्टार्ट करने का, वो यही है क्या, कि इस ऐसे से पिछले लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आए हैं। और मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले अटेम्प्ट में इस पर क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, और जो इनिशियल क्वेश्चन होगा, स्टार्टिंग क्वेश्चन होगा, वो यही होगा। ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेड है इस बार। तो बढ़ते हैं, अब कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो रेलिवेंट टू ऑडिट मानी जाएंगी। ठीक है, आपको मेनली जो फोकस करना है वो रेड वाले पार्ट पे फोकस करना है। और जो पर्पल वाला पार्ट है जिसमें नीचे अंडरलाइन हो रखा है, वो आपको उसको मतलब एक तरीके से आपको मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू याद करना है कि हाँ ऐसा कुछ था। और आगे के पॉइंट आपको बेसिकली खुद ही याद हो जाएंगे, जैसा मैंने नोट्स में प्रिपेयर करा है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो रेलिवेंट टू ऑडिट मानी जाएगी। जो मैंने एरो यहाँ पे यूज़ करे हैं ना, वो इसलिए यूज़ करे क्या, कि पहले सेकंड पॉइंट ने क्या कहा कि सर्विसेज रेलिवेंट टू ऑडिट कुछ कुछ नहीं है, बट कौन कौन सी हैं थर्ड पॉइंट वो बताएगा। तो एरो क्या मतलब, एरो को क्या जताना चाह रहा है यहाँ पे, कि थर्ड वाला पॉइंट क्या बता रहा है कि यहाँ पे सर्विसेज मेनली रेलिवेंट टू ऑडिट है। ठीक है, तो कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो रेलिवेंट टू ऑडिट मानी जाएगी। अब हमारा यहाँ पे रटने वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। A service organization services are part of a user entity's information system, including related business process relevant to financial reporting if these services affect any of the following. ठीक है, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो नीचे दिए हुए 6 पॉइंट्स के ऊपर अफेक्ट कर रही है किसको, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप समझ लेना यहाँ पे क्या, कि वो सर्विसेज जो हैं वो रेलिवेंट टू ऑडिट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे क्या, अब मेरे साथ बोलिएगा रेड वाला पार्ट क्या, अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज आर पार्ट ऑफ अ यूजर एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडेड related business processes relevant to financial reporting if these services affect any of the following. ठीक है, तो पहला क्या, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, दूसरा एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा प्रोसीजर्स, चौथा रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पांचवा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, और छठा जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। आपको इसको याद रखना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन कहाँ पे, यूज़र एंटिटी के ऑपरेशंस के अंदर, जो कि सिग्निफिकेंट है किसके, यूज़र एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, मेरे साथ बोलिएगा प्लीज़, आपको मेरे साथ बोलना है तभी आपको याद होगा। जाप है, जाप की तरह करते जाओ, इस चीज़ को बहुत ही प्यार तरीके से हो जाएगा। 6 के 6 पॉइंट में हम एक ही बार में बोलने वाला हूँ,
इसको आपको मेन फोकस करना है। चाहे इसके ऊपर वाला पार्ट जो मैंने अभी तक बोला बिल्कुल इरेलीवेंट था, ICAI इस पे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला और ना ही कभी पूछेगा, ठीक है। अब पार्ट को मैं बिल्कुल जाप की तरह बोलूँगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा, आपको याद करना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द यूजर एंटिटीज ऑपरेशंस दैट आर सिग्निफिकेंट टू यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वंस अगेन, द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स in the user entities operations that are significant to the user entities financial statement. Second point इसका ही रिवर्सल है, क्या? How the user entities information system captures क्या events and conditions other than transactions that are significant to financial statement। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में क्या कवर हो गया, वो क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंटिटी के ऑपरेशन के अंदर जो कि सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वो एंटिटी का इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कैप्चर कर रहा है इवेंट कंडीशन अदर देन द ट्रांजेक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तभी यहाँ पे मैंने एरो यूज़ करा है, ये आपको मेमोरी टेक्निक काम करेगा, ये आपको याद हो चुका होगा अभी तक। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं, द प्रोसीजर्स विद इन बोथ, कौन से बोथ, IT एंड मैनुअल सिस्टम्स, बाय विच यूजर एंटिटीज ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस, करेक्टेड एज नेसेसरीज एंड ट्रांसफर टू जनरल लेजर एंड रिपोर्टिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट करेंगे, द प्रोसीजर्स विद इन बोथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल सिस्टम्स बाय विच द यूजर एंटिटीज ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड। सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या होती है, इनिशिएट होती है, देन रिकॉर्ड होती है, देन प्रोसेस होती है, देन करेक्ट होती है, एंड उसके बाद क्या की जाती है, वो ट्रांसफ़र की जाती है जनरल लेजर के अंदर, इफ़ अगर वो करेक्ट है तो, ठीक है। एंड देन रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट से लिंकेज है, कैसे, इसके लिए मैंने एरो यूज़ कर रखा है, द रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इधर इन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म्स supporting information and specific accounts in the user entity's financial statements that are relevant, that are used to initiate, record, process and report in the user entity's transaction. This includes the correction of incorrect information and how information is transferred to the general ledger। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, यूज़र एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट क्या आ जाता है इसमें हमारा, कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो आपको मेन जो है वो पर्पल पॉइंट जो मैंने पर्पल करा हुआ है इनको साथ में अंडरलाइन भी करा है, आपको इस पर ध्यान देना है। आपको इसको बिल्कुल दिमाग के अंदर ऐसे कहते हैं ना कि इमेज बना ले कि हाँ ऐसा कुछ था, आपको दिमाग के अंदर इमेज बनानी है और उसको एक नहीं 2 बार नहीं, मतलब 2 बार तो मिनिमम आपको देखना ही देखना है। अगर आपको इससे ज़्यादा देखना है तो प्लीज़ आप वो भी देखिएगा, बट 2 बार तो मिनिमम है ही है। जैसा मैंने बताया था वीडियो पहली वाली वीडियो में भी कि आपको एक बार रात में एक बार सुबह इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं यहाँ पे। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर से बोलेंगे मेरे साथ बोलेंगे प्लीज़, रिपीट करेंगे। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोसीजर्स विद इन बोथ IT एंड मैनुअल सिस्टम, देन रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इधर इन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म्स, देन हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड लास्ट हमारा कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज, ठीक है। ये हमारा मेन टॉपिक कवर होता है जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जनरल नोट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जरा फोकस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो जनरल नोट क्या कहता है कि 2 टाइप की रिपोर्ट होती है, एक तो हमारी टाइप 1 की रिपोर्ट, ठीक है, और एक हमारी कौन सी होती है, एक हमारी होती है टाइप 2 की रिपोर्ट। वन सेकेंड, ठीक है। तो हमारी 2 टाइप की रिपोर्ट होती है, एक होती है हमारी टाइप 1 रिपोर्ट, एक होती है टाइप 2 रिपोर्ट, ठीक है। तो टाइप 1 रिपोर्ट किसके ऊपर होती है, दैट इज़ रिपोर्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। तो टाइप 1 रिपोर्ट में सिर्फ 2 चीज़ें कवर है, कौन सी, डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन। लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन तो है ही है, एज वेल एज इसमें एक टॉपिक और कवर होगा क्या, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और कंट्रोल। तो फिर से बोलेंगे, टाइप 1 रिपोर्ट मीन्स डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स, टाइप 2 रिपोर्ट मीन्स डिस्क्रिप्शन, डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ये MCQ में आ सकता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जनरल नोट को मैं सेकंड टॉपिक मान रहा हूँ, थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज़ हमारा टॉपिक का नाम क्या रहेगा, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है किस चीज़ की, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कौन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो कैसे करेंगे अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है कौन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किसको प्रोवाइड कर रहा है, यूजर एंटिटी को प्रोवाइड कर रहा है। तो कैसे कैसे हम उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, तो पहला पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, दैट इज़ डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है।
मतलब कितना इंटरेक्शन है किसकी एक्टिविटीज़ के बीच में, किसकी एक्टिविटीज़, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूज़र एंटिटी। देन इंटरेक्शन से अगला पॉइंट रिलेट करता है, दैट इज नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, नेचर क्या है रिलेशनशिप का, किसके बीच में, दैट इज यूज़र एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, इंक्लूडिंग जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है वो भी देख लो। थर्ड, क्या नेचर ऑफ सर्विसेज है, प्रोवाइड कर रहा है कौन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और उन सर्विसेज का सिग्निफिकेंस क्या है यूजर एंटिटी के ऊपर। एंड लास्ट क्या आ जाता है, क्या नेचर एंड मटेरियलिटी क्या है ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रोसेस और अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखना है आपको। टॉपिक का नाम क्या था, याद करेंगे, टॉपिक का नाम है ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो पहला पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन से आपको अगला वर्ड याद रखना है क्या, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। देन थर्ड में क्या आ गया, नेचर से नेचर ऑफ सर्विसेज, अगला नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की टवर्ड्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा इस पर, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू ऑडिट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था किसका, जियो का और बीपीओ का। अब क्या होगा कि जियो ने क्या कर रखा होगा, कुछ कंट्रोल्स वगैरह लगा रखे होंगे, कुछ ना कंट्रोल्स वगैरह लगा रखे होंगे कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कौन, बीपीओ, उसके ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि सब उसके चलते कि हमने पूरा सब कुछ आउटसोर्स कर दिया बीपीओ को, अब बीपीओ जो चाहे जो मर्जी कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ जियो क्या करेगा, कंट्रोल लगाएगा अपने यहाँ पे कि कुछ गलत ना हो जाए हमारे क्लाइंट्स वगैरह के साथ। सपोज हमारे को कस्टमर्स वगैरह हैं जो सर्विसेज ले रहे हैं जियो की, ठीक है। अब बीपीओ कुछ भी करे जा रहा है, उनकी कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं चल सकता ना। तो क्या करना पड़ेगा, जियो को कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे अपने पास। तो वो कंट्रोल्स का क्या करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग तो आप ले लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यूज़र ऑडिटर, जो यूज़र एंटिटी का ऑडिट कर रहा है, यूज़र ऑडिटर जो है अगर अनेबल हो गया किस चीज़ के रिगार्डिंग, अगर वो सफिशिएंट एंड अगर वो सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाया, तो क्या क्या चीज़ें कर सकता है वो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। तो 4 प्रोसीजर है उसके पास, 4 चीज़ उसको करनी पड़ेगी अगर उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है प्रॉपर तरीके से। तो पहला क्या याद करेंगे, ऑब्टेनिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, विजिटिंग, यूजिंग अनदर ऑडिटर। फिर से बोलेंगे, ऑब्टेनिंग, कॉन्टैक्टिंग, विजिटिंग, यूजिंग अनदर ऑडिटर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ऑब्टेन करना है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, जो भी मैंने ऊपर पढ़ा। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। सेकंड, आपको कॉन्टैक्ट करना है विद द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूजर एंटिटी। ऑब्वियसली आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको यूजर एंटिटी के रूट के थ्रू जाना पड़ेगा, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। थर्ड, अगर कॉन्टैक्ट करने से काम नहीं बना, ठीक है, आगे क्या करते हैं, फिर विजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो विजिटिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर जो कि नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अबाउट द रेलिवेंट कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंड फोर्थ में क्या आ गया इसमें, यूज़ करेंगे अनदर ऑडिटर का वर्क। यहाँ पे अनदर ऑडिटर का मतलब क्या है, सपोज कि चलो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो बीपीओ, उसका भी तो कोई ऑडिटर होगा, ठीक है ना। तो उसका वर्क हम क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हमारे बड़े प्यार से कवर होते हैं। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, टॉपिक का नाम क्या था, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू ऑडिट। सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, ऑब्टेनिंग अ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, कॉन्टैक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द यूजर एंटिटी। एंड थर्ड क्या है, विजिटिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर that will provide the necessary information about the relevant controls at the service organization. And fourth point क्या है, using another auditor to perform procedure that will provide the necessary information about the relevant controls, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, that is using a type 1 or type 2 report to support the user auditor's understanding of the service organization, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर बहुत सिंपल सी प्यार सी बात लिखी है, जरा ध्यान देंगे। इफ़ द यूजर ऑडिटर प्लान्स टू यूज टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट द यूजर ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, द यूजर ऑडिटर शैल। तो इस केस में क्या होगा, अगर यूजर ऑडिटर जो है उसने प्लान कर लिया क्या कि अगर वो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट जो है एज अ ऑडिट एविडेंस यूज़ करने जा रहा है, ठीक है ना, डिज़ाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स को सपोर्ट करने के लिए, तो क्या क्या चीज़ है वो क्या करेगा उसमें देखेगा। तो पहला क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स, दूसरा सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एविडेंस, तीसरा क्या है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड सच कंट्रोल्स, ठीक है। आपको मेनली पर्पल वर्ड पे फोकस करना है, आपको जो जॉब करना है वो इन्हीं पर्पल वर्ड्स का करना है। आगे वाला कंटेंट तो बहुत प्यार से बन जाएगा, ठीक है। ये तो पर्पल करे गए हैं यहाँ पे, बहुत सोच समझ के साथ किए गए हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद किए गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या आ गया इसमें, क्या क्या देखना पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास ऊपर लगे हुए हैं। सेकंड, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा क्या जो सफिशिएंसी है एंड अप्रोप्रिएटनेस है ऑफ द एविडेंस। एंड थर्ड क्या करना पड़ेगा आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी क्या ये जो कंट्रोल्स वगैरह वहाँ पे डिज़ाइन है इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं वो ठीक है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के टूवर्ड्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसा हमने क्या करा कि
आगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम आउटसोर्स कर दिया, बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने आगे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम आउटसोर्स कर रखा है। मतलब जियो ने दिया किसी बीपीओ को, बीपीओ ने आगे किसी फर्दर छोटे बीपीओ को दिया कि यार तुम हमारा काम संभालो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या करना पड़ सकता है, उसको बोलते हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं आगे यूज़ करूँगा एसएसओ के नाम से, ठीक है। चलो, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है यूज़ कर रही है एसएसओ को, ठीक है, तो जो सर्विस ऑडिटर होगा, जो पहला वाला बीपीओ है, ठीक है, तो उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर में इधर क्या इंक्लूड भी हो सकता है और एक्सक्लूड भी हो सकता है, क्या सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि एसएसओ के क्या रेलिवेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। इंक्लूड भी हो सकता है, एक्सक्लूड भी हो सकता है। इस सबको थर्ड पॉइंट क्या करना है, इंटरलिंक करना है। क्या अगर टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट किसकी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, एक्सक्लूड करती है किस चीज़ को, जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं एसएसओ के ऊपर, ठीक है। थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ मैं सीधा, ठीक है। अगर टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड करती है क्या, जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं एसएसओ के ऊपर, एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलिवेंट टू द ऑडिट ऑफ द यूजर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द यूजर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एसे इन रिस्पेक्ट टू द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि थर्ड वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि अगर टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट जो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट है उसके अंदर अगर इंक्लूड नहीं है क्या इंटरनल कंट्रोल्स अबाउट द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या करना पड़ेगा यूजर एंटिटी ऑडिटर को। इस केस में जो हमने ऊपर पढ़ा था ना 4 केसेस, ये दैट इज हमारे ये ऑब्टेन अ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट, विजिटिंग एंड यूजिंग अनदर ऑडिटर, आपको ये 4 चीज़ें फिर से करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई से आपको इस पर क्वेश्चन दे सकता है अगेन, तो आपको सेम पॉइंट इसमें रिपीट करने हैं। ये कब आपको क्वेश्चन आएगा, कब आपको ये वाला आंसर लिखना है, या आपको आंसर सिर्फ तभी लिखना है जब स्पेसिफिकली मेंशन होगा क्या कि जो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट है उसके टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट सर्विस ऑडिटर की है उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में नहीं बताया गया ऑफ द एसएसओ। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, यूज़र एंटिटी के ऑडिटर को ये 4 चीज़ें करनी पड़ेगी, ये 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा सही, 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए इसमें। अब जो एमसीक्यू का फेवरेट पॉइंट है जो आई से एमसीक्यू में दे सकता है वो सेकंड वाला पॉइंट है कि 2 मेथड होते हैं रिपोर्टिंग करने के, एक है आपका इंक्लूसिव मेथड, एक है आपका कार्व आउट मेथड। एंड हमारा लास्ट 4th पॉइंट क्या है, दैट इज नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म बाय द यूजर ऑडिटर रिगार्डिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विसेज टू द यूजर एंटिटी एंड द रेलिवेंस ऑफ दो सर्विसेज टू द ऑडिट, ठीक है। तो 4 के 4 पॉइंट हमारे कवर हो गए यहाँ पे। टॉपिक का नाम क्या था बोलेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट दैट एक्सक्लूड द सर्विसेज ऑफ अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहला क्या आता है इसमें, आपको पर्पल पॉइंट पे क्या करना है, आपको पर्पल पॉइंट को ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला क्या आता है इसमें, द सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट में इधर इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या एसएसओ पे कितने कंट्रोल्स हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ऑफ द सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर अगर एक्सक्लूड कर रखा गया एसएसओ के कंट्रोल्स, तो आपको 4 चीज़ें ऊपर वाली करनी है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। थर्ड क्या आ गया हमारे, 2 टाइप की 2 मेथड होते हैं रिपोर्टिंग करने के, इंक्लूसिव एंड कार्व आउट मेथड। एंड लास्ट में क्या आ गया हमारा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म बाय द यूजर ऑडिटर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है, दैट इज रिपोर्टिंग बाय द यूजर ऑडिटर, ठीक है। अब क्या होता है कि बिल्कुल हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं इस ऐसे के, ठीक है। अब क्या होता है कि रिपोर्टिंग करनी होती है यूजर ऑडिटर को, ठीक है। लेकिन इफ़ इन द केस यूजर ऑडिटर जो है अगर वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट ही नहीं कर पाया रिगार्डिंग व्हाट, कि जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है कौन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, किसको, यूजर एंटिटी को, अगर उसके रिगार्डिंग वो ऑब्टेन ही नहीं कर पाया सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो उसके केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, कब ऐसा पॉसिबल है कि वो मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, कब ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो 3 केसेस में पॉसिबल है, नीचे मेमोरी टेक्निक लिखी हुई है आपके लिए। एमटी का मतलब क्या है यहाँ पे, आप ब्लू वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। एमटी का मतलब क्या यहाँ पे, एमटी का मतलब है मेमोरी टेक्निक, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ROMM, सेकंड RA, तीसरा है S&AAE, ठीक है। तो ROMM का मतलब क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, RA का मतलब है रिस्क असेसमेंट, एंड थर्ड है S&AAE का मतलब है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ठीक है। तो पहला कौन सा केस बनता है इसमें, तो दिस मे बी द केस व्हेन द यूजर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन अ सफिशिएंट understanding of the services provided by a service organization and does not have a basis for the identification and assessment of risk of material misstatement. Second, a user auditor risk assessment includes an expectation that controls at the service organization are operating effectively and user auditor जो है वो unable हो गया क्या करने में, sufficient and appropriate audit evidence collect करने में regarding the operating effectiveness of such controls. And third में क्या आ गया कि sufficient and appropriate audit evidence is only available from records held by the service organization and the user auditor is unable to obtain
डायरेक्ट एक्सेस टू सच रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है, सिंपल, आपको सिर्फ मेमोरी टेक्निक याद रखनी, नीचे वाली सारा काम आपका हो जाएगा, मेमोरी टेक्निक और पर्पल वर्ड्स। ठीक है, लास्ट आपका क्या टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज रेफरेंस टू द वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर। बिना कुछ पढ़े कंटेंट सीधा मेमोरी टेक्निक पे आओ नीचे। ठीक है, क्या होता है, अब सर्विस ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, सर्विस ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाई होगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यूजर एंटिटी का ऑडिटर क्या करेगा, यूजर एंटिटी ऑडिटर क्या करेगा, अपनी यूजर एंटिटी के ऑडिटर के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, है ना, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। तो क्या इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्या यूजर एंटिटी का जो ऑडिटर है वो सर्विस ऑडिटर के काम का रेफरेंस दे सकता है अपने रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। ठीक है, बट और मेमोरी टेक्निक के ऊपर क्या लिखा है इसमें, अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो ऑडिटर रेफर नहीं कर सकता। अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो ऑडिटर रेफर नहीं कर सकता। बट अगर लॉ कह रहा है, लॉ एंड रेगुलेशन कह रहा है उसको रेफर करने के लिए, तो वो सर्विस ऑडिटर का काम रेफर कर सकता है। ठीक है, तो एक तो केस ये होगा रेफर करने का। ठीक है, दूसरा केस कब रेफर कर सकता है, जब मॉडिफाइड ओपिनियन है। ठीक है, तो जब मॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो रेफर कर सकता है। अगर वो दो केस में रेफर कर भी रहा है ना, इफ़ इन द केस मॉडिफाइड ओपिनियन है या फिर इफ़ इन द केस लॉ बोल रहा है, इन केस ऑफ अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो रेफर कर भी रहा है, बट दोनों ही केसेस में ऑडिटर की जो कि यूज़र ऑडिटर है उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। वो अपने काम के लिए पूरा का पूरा जैसे पहले रिस्पॉन्सिबल था उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इवन द वो काम रेफर कर दे। ठीक है, और नीचे मैंने छोटी सी बात लिखी जनरल नोट के थ्रू, क्या, जब मैं एस 620 की रिकॉर्डिंग करूँगा उसमें भी वाली बात रिपीट करूँगा। ये जो सेम टॉपिक है ना आपका, दैट इज़ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर, ये आपका सेम टॉपिक एस 620 का भी कवरेज यहाँ पे है, बिल्कुल सेम कवर है एस 620 के अंदर भी। ठीक है, तो वहाँ पे मैं सेम केस रेफर करूँगा, तो कंटेंट सेम है, अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट आपका सेम रहेगा, आपको आंसर सेम ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एस जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एस 620 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जाते जाते मैं आपको छोटी सी बात बोल रहा हूँ, क्या करना है आपको जितना मैंने पढ़ाया वो तो खूब अच्छे से सुनना ही है, नो डाउट, बट मैं कुछ आपको टॉपिक्स इस पर टिक करवा रहा हूँ, वो मैं फिर से एक बार बोल दूंगा आपके साथ। सी पर्पल वाला पार्ट आपको उसका जॉब करना है, एक बार रात में और एक बार सुबह। ठीक है, ये आपका ऐसे उसी टाइम पे कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको टॉपिक से एक बार टिक कर दूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, एक आपका थर्ड वाला टॉपिक, ठीक है, तो थर्ड वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देन हमारा ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस प्रोवाइड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। देन नो डाउट इस केस में जो ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू ऑडिट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देन आपका फिर जो टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट्स दैट एक्सक्लूड द सर्विसेज ऑफ अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। और देन आपका रेफरेंस टू द वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका मेनली अगर आएगा भी तो केस स्टडी बेस आएगा। ठीक है, बाकी जो ऊपर के पॉइंट्स हैं ये आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आपका 5 नंबर भी कवर कर ले। ठीक है, बहुत टाइम से आया नहीं है और ये आने के तो पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, जो कई टाइम से नहीं आता ऐसे उसको ही कवर करता है आखिरी में। ठीक है, तो एक बार जाते जाते लास्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या था हमारे यहाँ पे, कि कब ऐसा माना जाएगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो रेलिवेंट ऑडिट है। तो पहला पॉइंट क्या है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस। दूसरा एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तीसरा प्रोसीजर विद इन आईटी एंड मैनुअल सिस्टम। फोर्थ आपका रिलेटेड अकाउंटिंग कंट्रोल्स इधर इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल फॉर्म। फिफ्थ आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस यूज टू प्रिपेयर द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड छठा आपका कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज। ठीक है, दैन नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो पहला इसमें हमारा डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, देन हमारा नेचर ऑफ रिलेशनशिप, थर्ड हमारा नेचर ऑफ सर्विसेज, देन फोर्थ हमारा नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें इंपॉर्टेंट वाला, दैट इज ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट टू ऑडिट। क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्टेन करना पड़ेगा टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट,
कॉन्टैक्ट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, विजिट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट में यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीजर दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेलिवेंट कंट्रोल्स। ठीक है। देन हमारा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, दैट इज़ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट दैट एक्सक्लूड द सर्विसेज ऑफ अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, अगर सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो इट में इंक्लूड और एक्सक्लूड। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर वो एक्सक्लूड कर रही है तो आपको ऊपर वाले 4 पॉइंट करने हैं जो हमने देखा था, दैट इज़ अगेन ऑब्टेनिंग, कॉन्टैक्टिंग, विजिटिंग, यूजिंग अनदर ऑडिटर। एंड देन हमारा 2 मेथड्स हैं, इंक्लूसिव एंड कार्व आउट। एंड लास्ट में क्या कहता है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म बाय यूजर ऑडिटर। ठीक है। देन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें रेफरेंस टू वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर। आपको सी मेमोरी टेक्निक रीड करनी है इसमें, क्या दैट इज इफ़ अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर रेफर नहीं कर सकता, बट अगर लो बोल रहा है तो उसको रेफ़र करना पड़ेगा। इन केस अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो भी वो रेफ़र करेगा, बट दोनों ही केसेस में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश नहीं होगी। और ये वाला पॉइंट आपका ऐसे 620 में भी कवर है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे 620 कवर हो जाता है, सॉरी ऐसे हमारे यहाँ पे 402 कवर हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे 402 सिर्फ इतना ही है। तो आज का जाप इतना ही है, आप इसको रात में देखिए, सुबह देखिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं ऐसे 450 रिकॉर्ड करूँगा। 400 की सीरीज़ में 2 ही ऐसे यहाँ पर 450 और 402। देन अपन स्टार्ट करेंगे 500 की सीरीज़ के साथ। ठीक है। ओके यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।